गुड इवनिंग दोस्तों। आज बहुत समय बाद इस पेज पे मैं लाइव हूँ और उस लाइव होने का जो कारण है वो ये है कि मुझे फिर काफ़ी सारे लोगों ने इस बात का एहसास कराया कि स्वामी जी जो कन्फ्यूज़न ओशो ने हमारी ज़िंदगी में क्रिएट किए, आपकी बातों से काफ़ी हद तक वो दूर हुए। तो आप क्यों नहीं ऐसा करते कि लगातार उन्हीं टॉपिक्स को उठाएं, उन्हीं बातों को उठाएं जो कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा क्रिएट करे हैं ओशो सन्यासियों के अंदर। दोस्तों, मैंने लगभग हमेशा ही यही कोशिश की है कि किसी तरीके से मैं लोगों को ये बात समझाते रहूं, लेकिन मैंने देखा एक ओशो जगत में बहुत बड़ा अंतर्विरोध है और शायद ये भी एक कारण है, ये भी एक टॉपिक है अंतर्विरोध भी, जिस पे बात होनी चाहिए। जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ, कुछ लोगों को मेरी बात अच्छी लगेगी, कुछ लोगों को मेरी बात बुरी लगेगी, कुछ लोगों के अनुभव से गुजरी होगी तो उन्हें लगेगा हाँ यार ये ठीक कह रहा है, कुछ लोगों के अभी अनुभव से नहीं गुजरी होगी, वो अभी चले होंगे इस राह पे, उनको लगेगा ये गलत कह रहा है। फिर होता क्या है कि जैसे जैसे किसी इंसान के पास अनुभव बढ़ते हैं वो फिर नकारता कम है, स्वीकारता जाता है। लेकिन जिसके पास अभी अनुभव नहीं हुए वो नकार बहुत तेज़ी से करता है, एकदम गालियां देने पर उतारू हो जाता है। ये जो पेज है आई सपोर्ट सखा, ये नीलेश का जो बनाया हुआ, इस पेज से मुझे सर्वाधिक लोगों का प्रेम मिला और सर्वाधिक लोगों की गालियां, सर्वाधिक। लेकिन फिर भी मुझे जो भी लगा, मैं हमेशा अपनी बात कहता रहा, या मेरी बातों से जो बात नीलेश को बेहतर लगती रही वो नीलेश इसमें उठा के डालता रहा। लेकिन सच बात तो ये है कि ओशो जगत में बहुत सारा भटकाव है। मैं जब ओशो जगत की बात करता हूँ तो एकदम तुरंत मुझे गाली आएंगी, तो ओशो को समझे नहीं। मैं ओशो की बात ही नहीं कह रहा, मैं तो ओशो जगत की बात कह रहा हूँ। ओशो का जगत ओशो नहीं, ओशो जगत का एक पार्ट है। ओशो जगत का एक हिस्सा है ओशो। वो हिस्सा इसलिए क्योंकि वो अपनी बात कह के जा चुके। अब उनकी बातों को हम अपने ढंग से जो हैं वो देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। जैसे एक छोटी सी चीज़ है, ओशो कहा करते थे कि यदि कोई माली एक बाग लगाए और उसमें 10,000 पौधे लगाए और उसमें कोई एक आध पर ही कोई फूल आए, तो क्या ये माली की गरिमा होगी? निश्चित ही ओशो कहते थे ये माली की गरिमा नहीं होगी। यही प्रश्न अगर मैं ओशो जगत में उठा देता हूँ, ओशो के ऊपर नहीं, ओशो जगत में उठा देता हूँ, तो फिर वो ओशो जगत में उठाने में मैं किसके ऊपर उठा रहा हूँ? मैं माली के ऊपर उठा रहा हूँ, माली मतलब ओशो जिन्होंने ये जगत का निर्माण किया, या फिर ओशो जगत में जो पौधे हैं उनके ऊपर उठा रहा हूँ? सच बात तो यह है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा उस माली के ऊपर, थोड़ा सा इन पौधों के ऊपर संदेह उठा रहा हूँ। मैं ओशो के बुद्धत्व होने में कोई भी इनकार नहीं करता। ओशो बुद्धत्व को उपलब्ध है, इसमें किसी प्रकार का इनकार नहीं है। लेकिन ओशो के स्वयं अपने व्याख्यान में ये बात स्पष्ट रूप से कही गई है कि एक साधारण मनुष्य साधारण तरीके की भूलें करता है और एक बुद्ध पुरुष बड़ी भूलें कर देता है। अब जो बड़ी भूलें कर देता है, ये बड़ी भूलें क्या है और ये बड़ी भूलें आती कहाँ से हैं, इस पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे, फिर कल के लिए कुछ विषय छोड़ देते हैं। मेरा मानना यह है कि इस जो बुद्धत्व का जगत है, बुद्धों का जो जगत है, इसमें जो बड़ी भूलें होती हैं या छोटी भूलें या जो अच्छाइयाँ या बुराइयाँ, इन सब के आने का कारण होता है करुणा। करुणा से ये चीज़ें पैदा होती हैं। करुणा बहुत कुछ करवा देती है, लेकिन करुणा के अपने अपने प्रकार हैं। आपको मालूम है करुणा के भी प्रकार होते हैं। अब जैसे मैं कहूँगा करुणा के प्रकार होते हैं, आप लोग एकदम तुरंत झंझट में पड़ जाओगे। करुणा के क्या प्रकार हैं? करुणा तो करुणा है, लेकिन करुणा के प्रकार हैं। कबीर के घर आए हुए को वो भोजन करा देना चाहते हैं, इसके लिए वो चोरी भी करने को तैयार हैं। ये इनकी अपनी करुणा है।
कृष्ण जो हैं वो महाभारत के दौरान युद्ध में हर एक से उसके नियम, उसके संकल्प को तोड़वा लेते हैं, हर एक से, लेकिन अपना नहीं तोड़ते। गौर किया तुमने? सबसे तोड़वा लेते हैं, सारों के संकल्प की मां बहन करते हैं, अपनी नहीं करते। ये भी एक करुणा है। अच्छा, मीरा की करुणा दिखाई दी। मीरा ने किस पे करुणा की? एक मूर्ति के ऊपर। जय कृष्ण मूर्ति ने किस पे करुणा की? उन्हें लगा कि शिष्य होते ही नहीं, गुरु होते ही नहीं, कोई ये बात है ही नहीं, गुरु जैसी कोई चीज ही नहीं। तो फिर दादू दयाल हैं जो गुरु गुरु की ही बात कर रहे हैं। भगवान शंकर हैं, वो अपने तरीके की बात कर रहे हैं। भगवान राम अपने तरीके की नैतिकता को अमल में लाने की बात कर रहे हैं। मोहम्मद अपने तरीके की बात कर रहे हैं, तलवार भी उठाए हुए हैं। ये करुणाओं के प्रकार हैं। असल में कल एक मेरे पास यहाँ पे स्नेहा एक लड़की रहती थी, वो अभी 4-5 दिन हुए वापस गई। उसने एक बड़ी अच्छी सी पोस्ट डाली, ये करुणा के ऊपर ही थी। उसकी करुणा के जो स्तर और सब, उसके पास आंसू हैं, लेकिन बहुत कुछ वो जो कहना करना चाहती उसे पता नहीं है वो करे कैसे, कैसे किया जा सकता है। तो जब उसने वो पोस्ट डाली तो मैंने वहाँ से ये विचार उठा कि मैं करुणा पे बात करूँ। तो मैंने उसको भी लिखा, मैंने कहा सच बात तो ये है कि सिर्फ कुछ मैं करना चाहती हूँ लोगों के लिए, ये आंसू पर्याप्त हैं। फिर तुम्हारी योग्यता के अनुसार अस्तित्व को जो कराना होगा वो करा लेगा, उसका अपना काम करने का ढंग। जैसे एक कोई सम्मेलन होता है, कोई नेता अपनी मंच इकट्ठा करता है, कोई नेतागिरी करता है, तो वहाँ पे अस्तित्व ही एक पूरा आयोजन करता है। अस्तित्व का मतलब वो वाला अस्तित्व नहीं जो नेतागिरी का और इस माहौल का अस्तित्व होता है। उसमें मोहल्ले में जाके लोगों को इकट्ठा करने का काम कोई करता है। कोई व्यक्ति होता है उसमें से जो मंच सजाने का काम करता है, कोई उसमें जो है वो बिस्तर बिछाने का काम करता है, कोई खाने का इंतज़ाम करता है, फिर कोई मंच पे माइक लगाता है और फिर मंच पे माइक पे कोई बोलता है। फिर बोले हुए शब्दों पे भी वो सही थे गलत थे, इस पे भी प्रवक्ता लोग होते हैं जो बात करने के लिए होते हैं। तो एक बहुत लंबा आयोजन है। अस्तित्व का भी ऐसा एक बहुत लंबा आयोजन है। उस आयोजन के तहत जिसकी जो योग्यता होती है उसके अनुरूप उसे काम हो जाता है। ओशो की योग्यता क्या थी? ओशो की योग्यता अगर कही जाए तो बुद्धत्व के अलावा उनकी 2 योग्यताएं थी जो मैं मानता हूं, आप सब भी उससे ही परिचित हैं। पहली उनकी योग्यता थी, साहसी थे नो डाउट, लेकिन दूसरी उनकी योग्यता थी कि वो किताबी नॉलेज, बाहर की जो जगत की जानकारियाँ, उससे बहुत लबरेज थे, बहुत भरे हुए थे। किताबों की उनके पास बहुत सारी नॉलेज थी और किताबों की नॉलेज में उनका जो अपनी यात्रा रही, उस यात्रा से पैदा होने वाली जो करुणा थी, उस करुणा और उसका जो दर्शन था, उस दर्शन को वो लोगों के बीच रख रहे थे। लेकिन किताबों में दर्शन नहीं होता, किताबों में होती है साइकोलॉजी। तो किताबों की वो साइकोलॉजी कह रहे थे। किताबों के माध्यम से कही गई साइकोलॉजी जब एक व्यक्ति के, एक आध्यात्मिक व्यक्ति के जीवन के अनुभवों से कॉम्बो होती है, मिलती है, जब मैश होती है, तो आपको मालूम है एक नए तरीके का मनोविज्ञान डेवलप कर देती है। अब यहीं पे है सारा कंफ्यूजन। कंफ्यूजन यह है कि ओशो अपने आनंद की बात तुम तक कैसी पहुंचाई जाए, उसके कहीं पे बहुत सुरीले मीठे गीत गाते हैं और कहीं पे वो सामान्य ज्ञान जो आपका बाहर की नॉलेज है उसके संबंध में जो साइकोलॉजी है उस पर बात करते नजर आते हैं। अब यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। जो अभी 2 दिन पहले यहाँ पे हम लोग बैठे हुए थे और एक यहाँ पे स्त्री हैं, उनके संबंध में कुछ बातचीत चल रही थी, तो ओशो के एक प्रवचन पे बात आई, जो प्रवचन है नारी और क्रांति। नारी और क्रांति में जब बात कर रहे थे ओशो रेवोल्यूशन की, थोड़ी सी क्रांति की,
तो वो एक बात बहुत स्पष्ट रूप से कह रहे थे कि जब तक इस तरीके के लोग नहीं होंगे, विद्रोही, संदेह उठाने वाले, तब तक जगत में कोई क्रांति नहीं हो सकती। अब देखो, बहुत गहरे में बात समझ लेना। वो कह रहे जब तक इस तरीके के संदेह उठाने वाले, इस तरीके के विरोध करने वाली स्त्रियां जगत में नहीं होंगी, जगत में कोई क्रांति नहीं हो सकती। अब ये जगत में क्रांति की बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बीच में इन्होंने एक दो स्पिरिचुअली थॉट के ऊपर भी बोल दिया। अब यहाँ पे मैश हो गया। मैश ये हो गया कि लोग उस तरीके की क्रांति की बात करके आध्यात्मिक हो जाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अब हम ऐसी क्रांति करेंगे इससे उनके जीवन में कोई आध्यात्मिक घटना घट जाएगी, जबकि वो उन्होंने बहुत स्पष्ट बाहर जगत के लिए बात कही थी। और इससे पैदा होता है भटकाव। क्योंकि यहाँ पे जो मौजूद है, जिसकी मैं बात आज पोस्ट में भी कर रहा था सीता के संबंध में, तो सीता के साथ ये रहा कि ये भटकी बहुत, क्योंकि इसने वो जो बाहर की क्रांति की बात कर रहे थे वो बहुत ज़्यादा प्रयास किए, उसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट किए, लेकिन वो एफर्ट इसलिए थे कि अंदर की क्रांति हो जाए। अब आंतरिक क्रांति के लिए बाहर की जिस तरीके की ये क्रांति कर रही थी, इसके जीवन में बहुत ज़्यादा एक तरीके का उपद्रव पैदा हो गया था, और बहुत ज़्यादा उपद्रव पैदा हो गया और फिर एक भटकाव सिद्ध हुआ। वो भटकाव जैसे तैसे मुझ तक पहुंचा। मैं नहीं जानता मैंने क्या किया, उस पर हम इस पे चर्चा नहीं कर सकते, लेकिन इतना ही कहूँगा, ऐसे बहुत सारे लोग देखता हूँ कि जो अलग अलग तरीके से भटकाव को लेके घूम रहे हैं। ओशो ने कहीं पे कोई बात की, जैसे कई भटकाव में एक भटकाव ये है कि ज्ञान कहीं बाहर से टपकेगा। ध्यान करते करते एक दिन यहाँ पे घंटी बजेगी, ऊपर से कहीं एकदम ज्ञान टपक जाएगा और कल से जीवन रूपांतरित हो जाएगा। बादल तुम्हारे सर के ऊपर अब चलने लगेंगे, तुम्हें कोई भी धूप परेशान नहीं करेगी। वो फिर बड़े अच्छे अच्छे से काव्यात्मक बातें हैं कि कोई बुद्ध जब पृथ्वी पे चलता है तो संगीत बजने लगता है, फिर पता नहीं क्या क्या, मोर नाचने लगते हैं, कुत्ते भौंकने लगते हैं, इतना तक तो मैं मान सकता हूँ। मोर नाचने लगते हैं ऐसा मैंने आज तक देखा नहीं। मोर नाच रहे मोरनी के चक्कर में, उन्हें बुद्धों से क्या लेना देना। हाँ, बुद्धों को देख के उनके अंदर सेक्सुअलिटी जगती हो तो ये मुझे पता नहीं। ओशो शायद घूमते हो तो जग जाती हो उन्हें देख के, खूबसूरत थे, हो सकता है ऐसा। लेकिन अब ये मेरी जो बातें हैं ये आपको छिदेंगी। अब यहाँ पे तुरंत लग रहा होगा ये व्यक्ति देखो ओशो की कैसी इंसल्ट कर रहा, लेकिन यहाँ पे मैं तुम्हें थोड़ा हिला रहा हूँ ताकि तुम मेरी बात को अटेंशन से सुन सको। ऐसी बहुत बातों में एक ये भी बातें आती हैं कि तुमने सेक्स को क्या जाना। तुमने सेक्स को ऐसे ही जाना जैसे कि एक स्विच बोर्ड पे लगा बटन ऑन ऑफ। तुमने सेक्स को अभी जाना ही नहीं। अब लोग जानने में लगे, अब बहुत लोग जानने में लगे, लेकिन ये जानना क्या है ये कहीं पे बताया नहीं। अब वो जानने के संबंध में थोड़ी बहुत लोग संभोग से समाधि की ओर बात लेके आ जाएंगे कि वो ऐसी ऐसी बात थी और ऊपर की तरफ यात्रा करना, और फिर वही सहस्त्रार्थ खेलो। और सारे सन्यासी जितने भी ओशो जगत के बड़े बड़े धुरंधर सन्यासी हैं जो शिविर लेते हैं, अपने आप को कुछ बोलते हैं, उन सब के साथ एक महिला घूम रही है जिसके साथ वो सहस्त्रार्थ खेल रहे हैं। तो यानी कि प्रैक्टिकली कुछ नहीं है। मेरे पास, मैं ये चाहता हूँ, मेरी इच्छा है अंदर से, क्योंकि मुझे ओशो से प्रेम है और ओशो जगत में बहुत सारे प्यारे हैं जिनके अंदर बहुत सारी संभावनाएं हैं। लेकिन उन संभावनाओं में पहली संभावना तो ये है कि वो कहीं ना कहीं ओशो से जुड़े और उन्होंने जीवन में एक कदम आगे बढ़ा के अध्यात्म की तरफ अपना आंख उठाई। लेकिन ये अधूरी संभावना है। पूरी संभावना तो ये होती कि वो उन किताबों से मुक्त हो गए होते, उन बातों से, उन ध्यान से मुक्त हो गए होते जिनको लेके चले थे, वो पूरी बात होती। लेकिन वो पूरी बात इसलिए पूरी नहीं होती क्योंकि कहीं ना कहीं
कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो गोल गोल घुमाने का काम करती रहती हैं और इससे हम आगे नहीं बढ़ पाते। तो जहाँ पे कोई व्यक्ति दूसरी क्रांति के लिए तैयार है कि हाँ हम आए, हमारी दृष्टि उठी, हमारे अंदर से अध्यात्म के लिए एक चिंतन तो खड़ा हुआ, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो अब इतनी उलझ गई हैं कि एक मकड़ जाल हो गया है और इससे बाहर आने की बात है। अगर किन्हीं लोगों में ऐसा साहस हो तो मैं उनसे बात करने के लिए राजी हूँ और शायद मैं इस जगत में उन्हीं लोगों के लिए हूँ। लेकिन फिर बहुत से ऐसे भी लोग होंगे जो ओशो जगत में आनंदित होंगे, अपने आप को आनंदित कहते होंगे। मेरा उन सबको एक चीज़ का निवेदन है, ओशो जगत बहुत गरिमापूर्ण हो जाए। यदि वाकई में आप ओशो जगत में आनंदित हुए हों तो ओशो की बातों को या ओशो के नाम को हटा के आप लोग अपनी बात कहना शुरू करें, अपने अनुभव से कहना शुरू करें, तो एक शायद ओशो जगत में एक और अच्छी क्रांति हो सकती। तो जो भी ऐसे मित्र हैं जिनको वाकई में कुछ आनंद की अनुभूतियाँ हुई हैं, वो वाकई में आनंद की अनुभूतियाँ हैं, तो ओशो का अब नाम हटा देने का वक्त आ गया। उनके जीवन में उन्हें हटा के बात कहनी चाहिए, क्योंकि बहुत से लोगों के लिए वो लोग एग्जाम्पल बनेंगे। लेकिन फिर कुछ लोग जिन्हें वाकई में कुछ हुआ तो नहीं है, लेकिन अब इतने दिन से मान रहे हैं तो स्वीकार भी कैसे कर लें कि कुछ हुआ नहीं है, वो लोग मुझे गालियां देंगे, निश्चित ही गालियां देंगे, और एक बात कहेंगे कि हम ओशो के प्रेम में हैं और हमें मुक्ति की ज़रूरत नहीं है। ये बड़े अच्छे अच्छे शब्द हैं। तो ये सारी चीज़ें चलेंगी। तो आज से मैं इस चैनल पे, इस पेज पे आके और ये थोड़ा सा बवाल पैदा करे हूँ, गाली खाने के काम पैदा करे हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि अब तुम मुझसे वो बातें पूछो, वो बातें उठाओ जो तुम्हारे अंदर के दर्द हैं, जहाँ तुम फंस गए, जहाँ तुम उलझ गए, और मैं उस पर बात करूँगा। हाँ, वो लोग अपना नाम ना सामने लाना चाहते होंगे तो वो एक काम कर सकते हैं, मैसेज कर दें, और मैं ये वादा करता हूँ कि उनके नाम नहीं लूँगा। अगर वो कहेंगे तो उनके नाम भी ले सकता हूँ, नाम लेके बोल सकता हूँ। तो वो अपनी बातें आगे रखना शुरू करें, क्योंकि निश्चित ही जो ओशो के आनंद से और ओशो ने जो जगत की साइकोलॉजी का उपयोग करके आपसे बातें कहीं, उसके कॉम्बो से जो एक तीसरा विज्ञान पैदा हुआ है, उसको फिल्टर करने का वक्त आ गया है आपके लिए। मैं उसे बहुत पहले फिल्टर कर चुका, बहुत पहले, और कम से कम मुझे उसकी ज़रूरत पड़ी ही नहीं लगभग, क्योंकि शुरुआत में ही मेरा रुझान जो था वो ओशो की बातों के प्रति कम था। मुझे तो ओशो के चेहरे से प्रेम था, और चेहरे से प्रेम था, आंखों से प्रेम था। बातों से मुझे कभी प्रेम नहीं हुआ। बातों का तो मैं शुरू में कह चुका हूँ कि शुरू से ही पढ़ता था तो मैं कहीं ना कहीं विरोध करता था, लेकिन विरोध इतना मधुर रहा है कि मैं उनके प्रेम में भी रहा। विरोध का मतलब ये था कि मुझे ऐसा लगता था कि बहुत सी जगह ओशो प्रैक्टिकली बात नहीं कर रहे हैं, बहुत सी जगह प्रैक्टिकली बात नहीं कर रहे हैं, और वो प्रैक्टिकली बात ना करना लोगों को कंफ्यूज कर रहा है। तो वो जो बातें थी मैंने अपनी ज़िंदगी में कम से कम प्रैक्टिकली उन पे करके देखा था। जैसे ओशो कहते हैं कि मेरी बात का आप लोग प्रयोग करो। एक फॉर एग्जाम्पल आपको बताऊं, लैब में लोग रिसर्च करने जाते हैं तो कुछ लोग रिसर्च करते हैं जो नशे के विरोध में होते हैं। सपोज दैट कोई आदमी दारू के विरोध में है तो वो लैब में पहले से सोच के घुसता है कि मैं लैब में जाऊंगा, दारू को गलत सिद्ध करके रहूंगा। तो वो पूरी वक्त ऐसी खोज करता है कि दारू को गलत सिद्ध करता है। फिर एक दूसरा व्यक्ति होता है जो सोच के ही जाता है कि दारू को मैं सही सिद्ध करके रहूंगा क्योंकि दारू से प्रेम है। तो वो व्यक्ति शराब को सही सिद्ध कर देता है। इसीलिए दो तरीके के स्टेटमेंट आते हैं, शराब पीने के फायदे, शराब पीने के नुकसान। तो अगर आप ओशो को कोई बात ओशो ने कही और उन्होंने कहा ये प्रयोग में लाने योग्य है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आप ये मान के चलें कि ये ठीक ही है और प्रयोग करके मैं इसको फिट कर लूंगा अपने ऊपर। नहीं, जैसे ओशो ने कहा कि ध्यान करें और देखें, तो ध्यान करके देखें। अब ये ना कहा ध्यान करने से कुंडली जगती है तो इतना जोर मारेंगे कि ध्यान भी बोर हो जाए तुमसे और तुम भी बोर हो जाओ ध्यान से और कुंडली जगे ना, लेकिन फिर भी झूठ झूठ कहना पड़े कि जग गई। तो ये मत करो।
प्रयोग करो, लेकिन मान के मत करो कि ओशो जो कह रहे हैं वो फिक्स है। उसी तरीके से मैं वही सारी चीज़ें जहां आपको कन्फ्यूजन्स हैं, जहां आप थोड़ा सा अटकते हैं, मैं उसके संबंध में बात कहने के लिए इस पेज का उपयोग करूंगा। और निश्चित ही बहुत गालियां मिलने वाली हैं, मुझे पता है ना, लेकिन फिर भी करूंगा। और आप लोगों के काम है, आप लोग मुझे गाली दें या प्रेम करें, ये आपका है। और बहुत से लोग ऐसे हैं आप में से सुन रहे जिनको पता है कि उनके बहुत से कन्फ्यूज़न मेरे वीडियोस के में बहुत सी बातें जो कही गई उनसे दूर हुए, उनको भी सामने आना चाहिए, इतना साहस तो करना चाहिए। तो मैं आज जो है इस चीज़ का आरंभ करता हूँ, आपसे कहता हूँ आप अपने प्रश्न भेजें। खाली लॉकडाउन में और ये कोरोना के दौर में, हम तो यहाँ भी लॉकडाउन में ही अभी मानते हैं अपने आप को, तो उस कंडीशन में हम अभी इस दौर में इन बातों का उपयोग करते हैं एक दूसरे को समझने जानने के लिए। और निश्चित ही बहुत से लोग होंगे जो मुझे मूर्ख मानते होंगे, वो अपना समय जाया ना करें। मेरे ऊपर शोध करने से उन्हें कुछ ना मिलेगा। मूर्ख के ऊपर तो वैसे भी कुछ बातें करनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर वो मेरे ऊपर शोध करना चाहें तो वो कर सकते हैं, क्योंकि मेरी मूर्खता से भी उन्हें बहुत सारी बातें जानने को मिलेंगी, बशर्ते वो ओशो के उन सच्चे शिष्यों में एक हों जो ये कहते हों कि मैं जान के देखूंगा उसके बाद बात करूंगा, ना कि पहले ही एक बना लूंगा सोच उसके बाद बात करूंगा। तो इतना मैं आपसे कहना चाहता हूँ। खेल शुरू है और आपके प्रश्न आते रहेंगे। मेरा जब भी मूड बनेगा मैं उत्तर देने के लिए आप लोगों के बीच आता रहूँगा। इसी प्रकार से तो चीज़ें चलती रहेंगी। आपने मेरी बातों को बड़ा प्रेम और धैर्य से झेला, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मुझे भी मज़ा आया, निश्चित आपको भी मज़ा आया होगा। और मैं आपके अंदर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करो न करो, भाड़ में जाओ, मुझे उससे कोई लेना देना कभी था ही नहीं। मुझे बस करना था, कर दिया। आप लोगों को मेरे अंदर बैठे परमात्मा को प्रणाम करना हो कर देना, और निश्चित ही ये कह देना कि भाड़ में जाओ। इससे तुम्हें लाभ होगा, तुम मुझे जी पाओगे, जान पाओगे, लेकिन चिपक नहीं पाओगे, क्योंकि चिपकाने से मुझे थोड़ी अड़चन होती, थोड़ा बोझ लगता है। तो ठीक है मित्र, आज इतना ही। मिलते हैं कल, परसों, नरसों, रोज 1 बार 2 बार 3 बार, पता नहीं कितने बार।